ओके, आज हम लोग बात करेंगे एक नए इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बारे में। मतलब आप ये सोचो, एक नया रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स खोजा जा रहा है और एक तरीके से थोड़ी सी पुरानी रिसर्च है, मतलब खोजा जा चुका है, जिसको हम कहेंगे एवोपोरेशन पावर। ठीक है, एवोपोरेटिव पावर। यहाँ पर ये अमेरिका के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसकी डिस्कवरी की है और उनका ये दावा है कि ये जो रिसर्च है ये बिल्कुल गेम चेंज करके रख देगी और ये जो तुम्हारी विंड है और जो तुम्हारी सोलर है उससे ज़्यादा पावर इसके अंदर प्रोड्यूस होगी पर मीटर स्क्वायर की, अगर हम बात करते हैं। तो आप सोचो ज़रा कि एक एवोपोरेशन का जो प्रोसेस है उससे भी हम लोग एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने देखा है कि जो पानी एवोपरेट होता है लेक से, ठीक है, वो एनर्जी, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी बनाने का काम करा जा सकता है। यानी कि जो लेक्स हैं, जब ड्राई एटमॉस्फेयर होता है और बहुत हीट जनरेट होती है सन से, तो ऐसे केस में आपने देखा होगा लेक्स वेक से अच्छी खासी जो है वो वाटर जो होता है वो एयर, कह सकते हो आप, कन्वर्ट हो जाता है गैस में या एयर में। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एवोपरेशन। जब वाटर जो होता है वो लेक से ड्राई अप होके ऊपर की तरफ एयर में कन्वर्ट होता है, तो ये जो प्रोसेस जो होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने का, इसी को हम लोग एवोपरेशन कहते हैं। तो ये लेक्स हो गए, वाटर बॉडीज हो गई, रिवर्स हो गई, वहाँ पे सब जगह ये प्रोसेस बहुत बड़े लेवल पर हो रहा होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या करा है यहाँ पर कि ये जो एनर्जी, जो मतलब एवोपरेशन का जो प्रोसेस है, उसी से हम लोग एक क्लीन एनर्जी जनरेट करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक नया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स खोजा गया है, एवोपरेशन। समझ में आ रही बात है, जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड था, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है स्पेशल मटेरियल यूज करके, जैसे कि बैक्टीरियल स्पोर्स, जिसको इस्तेमाल करके ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब जो एवोपरेशन एनर्जी है, यहाँ पे जो एवोपरेशन प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में ही हम लोग बिजली को बनाने का काम कर सकते हैं। तो जरा इसके ऊपर सीखेंगे सारी चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले जो मेन खास बात है, जो पूरे इस रिसर्च का सेंटर है, वो है एवोपरेशन इंजन। तो इस तरीके का कुछ दिखने वाला इंजन बनाया। इसके लिए क्या करा है साइंटिस्ट ने कि इन्होंने जो प्लास्टिक फिल्म होती, बहुत ही पतली प्लास्टिक फिल्म, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इनके ऊपर क्या करा है, बैक्टीरियाज को डिपॉजिट करा है। ठीक है, बैक्टीरियाज को डिपॉजिट करा है, मतलब छोटे 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 ऐसे बैक्टीरियाज को, ठीक है, इसके ऊपर इन लेयर्स के ऊपर डिपॉजिट करके मल्टीपल लेयर्स का स्टैक बना के इन्होंने इस तरीके का कुछ इंजन डिजाइन करा है। इसको इन्होंने नाम दिया है एवोपरेशन इंजन। अब एवोपरेशन इंजन की अगर खास बात करें तो देखो जरा इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो एक तो प्लास्टिक स्ट्रिप है, इसके ऊपर उन्होंने क्या करा है, वाटर एब्जॉर्बिंग स्पोर्स जो होते हैं, जो कि बेसिकली बैक्टीरिया बी सप्टिलाइटिस, ठीक है, सप्टिलाइटिस, हाँ सप्टिलिस, सप्टिलिस बी सप्टिलिस, ठीक है। इसको जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल लाइन के, वो ज़्यादा अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो बैक्टीरियम बी सप्टिलिस का इस्तेमाल करा गया, यानी कि ये जो इन्होंने प्लास्टिक स्ट्रिप ली है, इसके ऊपर छोटे 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 बहुत ही छोटे बैक्टीरिया बी सप्टिलिस को इसके ऊपर पेस्ट करा है, या कह सकते हो कोटिंग की गई है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी खास बात जान लो। ये बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है, जो सॉइल में मिल जाएगा या फिर आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अंदर हमारे मौजूद होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव में। तो एक तरीके से ये हेल्पफुल बैक्टीरिया, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सॉइल में मिलता है तो मतलब अबंडेंस में है, बहुत आराम से मिल जाएगा ये। ठीक है, इस बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है कि जब भी ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, तो ये क्या होता है, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होता है, ये अपने इसके जो स्पोर्स हैं, बैक्टीरिया स्पोर्स, ये क्या होते हैं, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब ये क्या करेगा, जब वाटर इसको अवेलेबल होगा तो ये स्वेल अप हो जाएगा, और जब ये वाटर इसमें से निकलेगा, जब ड्राई होगा, तो ये छोटा वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये अच्छी खासी ताकत जनरेट करता है। मतलब आपको लग रहा होगा अरे यार एक बैक्टीरिया ही क्या ही उसके अंदर होगा, लेकिन अगर सोचो इतने सारे बैक्टीरियाज की अगर हम लेयर बना दें, भाई एक बैक्टीरिया है वो मान के चलते हैं अपने आप में उतना सक्षम नहीं है, एक बैक्टीरिया उतना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भले ही कितनी भी तेजी से करे, पर एनर्जी कुछ खास एनर्जी नहीं बन सकती। लेकिन अगर हम इतने खूब सारे बैक्टीरियाज की लेयर बना देते हैं एक प्लास्टिक फिल्म पे, तो ये जो जब ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होंगे, तो प्लास्टिक की जो फिल्म है थिन, वो भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होगी। समझ में आ रहा है, वो भी अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मोशन कर सकती है। तो साइंटिस्ट ने यही चीज़ डिस्कवर करी है, और इन्होंने क्या देखा है कि जब भी ऐसा होगा, बैक्टीरिया जब भी ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और फिर रिलीज करेगा, उस प्रोसेस में जब वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होगा, तो पूरी स्ट्रिप जो होगी वो इलोंगेट एंड शॉर्टन होगी रिस्पॉन्स में। समझ में आ रही बात है, और यही वर्किंग का मेन कह सकते हो एक आधार है। तो एक तरीके कह सकते हो एक आर्टिफिशियल मसल की तरह हम लोगों ने काम करा है, और ये जो मसल मूवमेंट है, मतलब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसी से एनर्जी को कन्वर्ट करा जा रहा है। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। तो इससे अगर हम लोग एक बात मान के चलो कि जैसे इस तरीके से सिस्टम बनाया है, अब जब ये सारी जो फिल्म है, पूरी की पूरी प्लास्टिक फिल्म, जब ये
सीधी है तो मान के चलते हैं अगर हम इससे एक छोटा पिस्टन जोड़ देते हैं तो जब ये सीधी है तो पिस्टन यहाँ पर है, जब ये इस तरीके से एक्सपेंड होगी अपनी शेप चेंज करेगी तो पिस्टन ऊपर जाएगा, देन वापस से जब ये सीधी होगी तो पिस्टन फिर से नीचे आएगा। तो पिस्टन के मूवमेंट से ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मूवमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ड्राइव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या जनरेटर को चलाया जा सकता है, और उसी को नाम दिया गया है एवोपोरेशन इंजन। तो हम लोगों ने ये जो सबसे पहले बैक्टीरिया के साथ ये देखा गया, इस बैक्टीरिया को प्लास्टिक फिल्म पे दिया और इस प्लास्टिक फिल्म से हमने अगर पिस्टन इंजन अटैच कर दिया तो इस छोटा प्लास्टिक इंजन सॉरी पिस्टन इंजन, तो अब क्या होगा, इस प्लास्टिक की स्ट्रिप के अप एंड डाउन मूवमेंट से वो इंजन अप एंड डाउन मूव करेगा और उसी से हम लोग क्या करेंगे, अपने जनरेटर को ड्राइव करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको इस तरीके को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इन्होंने रिसर्च की आउट नहीं करी है, जो ऊपर से जो डिटेलिंग निकल के आ रही है उसकी बेसिस पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये काम कैसे करेगा, तो देखो ये जो मैंने आपको बताया था, फिल्म जो होगी वो एक आर्टिफिशियल मसल की तरह काम करेगी। ये जो फ्लक्चुएशंस होंगे ये मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करेंगे, मॉइस्चर एयर में कितना है कैसा है। तो जब एयर ह्यूमिड होगी तो ये स्पोर्स जो होंगे, बैक्टीरियल स्पोर्स, ये एक्सपेंड होंगे और इसकी वजह से पूरी पूरी फिल्म जो होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी, यानी कि एक्सपेंशन, जब फोर्स एक्सपेंड होंगे तो ये इस तरीके से एक्सपेंशन के टाइम पे स्ट्रेट होगी। और जब एयर ड्राई हो जाएगी, क्योंकि ये जो पूरा सेटअप है ये तब काम करेगा जब अच्छा खासा धूप और ड्राई एटमॉस्फेयर होता है, वैसे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो स्पोर जो होंगे वापस से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अपने अंदर का लिक्विड बाहर निकलेगा उनके, और उसकी वजह से क्या होगा, वो बेंड हो जाएंगे। तो देखो एक बार स्ट्रिप सीधी, एक बार स्ट्रिप इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, तो इसी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन हमें मिल जाएगा और इसी मूवमेंट को जो है वो पावर में कन्वर्ट करा रहा है। कोई भी बैक एंड फोर्थ मोशन होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, जनरेटर को चला सकते हैं और जनरेटर चलाने से क्या होगा, बिजली बन जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं, आप कहोगे एक बैक्टीरिया कितनी एनर्जी जनरेट करेगा टू एंड फ्रो मोशन में। एक तो बैक्टीरिया यहाँ पर साइंटिस्ट ने दावा करा अच्छी खासी एनर्जी जनरेट कर रहा है, और यहाँ पर पूरी फिल्म बनाई, मतलब प्लास्टिक की पूरी एक शीट ली गई है, उसके ऊपर इन बैक्टीरियाज को बिछाया गया है। तो सारे के सारे जब बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया भले ही उतनी ताकत ना जनरेट करे, बट जब सारे बैक्टीरियाज आपस में एक्सपेंड एंड श्रिंक होंगे तो अच्छी खासी पूरा डिफॉर्म कर देंगे मेटल जो प्लास्टिक शीट है, और उसी से एनर्जी जनरेट हो रही है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम लोग विंड की बात करते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर में 2.9 वाट के अप्रॉक्स पावर जनरेट होती है। अगर मैं सोलर पीवी की बात करता हूँ, सोलर पीवी की, तो वो 8.1 वाट जनरेट करता है पर मीटर स्क्वायर में। लेकिन अगर आप ये एवोपोरेशन एरेज जो मैं बताने की बात कर रहा हूँ, अगर इसके पोटेंशियल की बात करोगे तो आप जान के हैरान रह जाओगे, 10.5 वाट पर मीटर स्क्वायर तक की पावर जनरेट कर सकते हैं, मतलब बेटर देन सोलर एंड विंड। समझ में आ रही बात है? तो इसको हल्के में नहीं लेना। जो अभी तक टेस्ट हुए हैं उसमें एक एलईडी बल्ब जलने लायक तक पावर बनाई गई है, प्रोटोटाइप तैयार करा गया था। ठीक है, और इसके लिए हमने बहुत ही छोटे वाटर सरफेस को हम लोगों ने कवर करा था। ठीक है, और अगर मैं एक और बात करूं तो ये एवोपोरेशन एरेज जो है ये आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगेन अ पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी है। मतलब जैसे होता है ना, लोग कहेंगे कि सर एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी इन एनर्जी आउट होता है, तो कहीं से तो एनर्जी आ रही होगी। तो इस पूरे सोलर जो एवोपोरेशन का जो इंजन है, इसको ड्राइव करने के लिए अल्टीमेट फ्यूल कौन है, अल्टीमेट फ्यूल है सन। तो एक इज ए फॉर्म ऑफ अ सोलर एनर्जी। तो यही बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि ये जो एनर्जी आ कहाँ से रही है, एवोपोरेशन हो कहाँ से रहा है, तो बेसिकली सन से ही होगा। तो सन की हीट से एवोपोरेशन हो रहा है, तो ये एक तरीके का आप कह सकते हो सोलर एनर्जी है। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज पीवी, तो एक कह सकते हो कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नए तरीके का सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स खोजा है, जिसको एवोपोरेशन नाम दिया गया, एवोपोरेशन इंजन। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात ये। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर देखो काम कहाँ पे बढ़िया, कहाँ पे काम करेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कहीं पर भी जहाँ पे हमें वाटर बॉडीज मौजूद हैं, जैसे कि डैम है, आपने देखा होगा डैम होते हैं, तो डैम में पीछे देखोगे तो वाटर हेड बनाने के लिए पानी अच्छा खासा रिजर्वायर में इकट्ठा किया जाता है, बस उसी के ऊपर इन फ्लोटिंग शीट्स को बिछा दो। तो इस तरीके के जो भी लेक्स हैं या फिर कहीं पे भी वाटर बॉडीज हैं, वहाँ पर क्या करो, इस तरीके के फ्लोटिंग एवोपोरेशन इंजन्स जो होंगे वो बिछा दी जाएंगे, प्लास्टिक फिल्म्स होंगी, और इसी में क्या होगा, ये आपस में कनेक्ट कर दी जाएंगी, तो हर कोई पावर जनरेट करेगा और इस पावर को टू एंड फ्रो मोशन से पावर जनरेट होगी, और उसी से हम लोग क्या करेंगे, अपनी पावर को, बिजली को सप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हेल्प हो जाएगी। समझ में आ रही बात है? अगर अच्छा बढ़िया अगर जगह की बात करूं तो इस एवोपोरेशन इंजन को चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ चाहिए एवोपोरेशन का प्रोसेस होना चाहिए। ये कहाँ पर होता है एवोपोरेशन, सबसे बढ़िया होता है हॉट, ड्राई और सनी एरियाज में। ध्यान से समझना, ये आपको लगता होगा ह्यूमिडिटी जो है वो विलेन है एवोपोरेशन के लिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या बताती है, ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि एयर जो है वो ऑलरेडी पानी से सैचुरेट हो चुकी है। ह्यूमिडिटी का मतलब यही होता है। तो अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो एवोपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए ड्राई एरियाज मतलब सूखा, जैसे कि रेगिस्तानी एरिया होते हैं ना, जहाँ पे डेजर्ट टाइप क्लाइमेट होता है, बिल्कुल सूखा,
मतलब एक बूंद पानी नहीं हवा में, वहीं पर एवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है। तो जैसे कि भाई जब साइंटिस्ट अमेरिका के हैं तो उन्होंने वहीं की जगह निकाली, जैसे एरिजोना हो गया, नेवाडा हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, तो कुछ पार्ट्स में इन्होंने देखा वहाँ पर अच्छा काम कर रहा है, ये बढ़िया पावर जनरेट हो रही है क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है और हीट बहुत तगड़ी हो रही, तो एवेपोरेशन जो होता है वो बहुत हाई रेट से हो रहा है। और स्टडी ने ये भी देखा है कि जैसे मीड या मैड जो भी कहते हैं, मैड इन नेवाडा जो है वो सिग्निफिकेंट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया और डेजर्ट क्लाइमेट, तो जहाँ पर भी वाटर बॉडी का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है और डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है, मतलब पानी जो एयर है उसके अंदर पानी कंटेंट कम होना चाहिए, तो वहाँ पर ये काम बढ़िया करेगा। ठीक है, इम्पैक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आने वाले समय में, देखो ये थोड़ी सी पुरानी रिसर्च है लेकिन अभी भी इस पे कोई काम चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल इसका कह सकते हो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो जाता है तो यहाँ पर जो अगर हम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंप्यूटर्स पे कैलकुलेशन करके देखा है, तो अगर ये टेक्नोलॉजी कंप्लीटली स्केल अप हम इसे अगर करते हैं, अगर फंडिंग मिलती है यूएस की तरफ से, तो ऐसे केस में क्या होगा, आने वाले समय में थ्योरेटिकली यहाँ पर देखा बताया जा रहा है 70% तक की बिजली जो है वो पूरी डिमांड पूरी की जा सकती है। मतलब समझ रहे हो आप, मोर देन 300 गीगावाट तक की पावर हर साल इस एवपोरेशन से जनरेट किया जा सकती है। तो आप जरा सोच के देखो कि ये जो एवपोरेशन पावर है ये पूरा गेम चेंज करके रख देगी, जहां पर भी वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं वहां पर ये क्रांति ला देगी और वहां पे अच्छा खासा पानी हम जनरेट कर सकते, मतलब एक नया एनर्जी सोर्स हमने क्रिएट कर दिया। तो देखो यही इंजीनियरिंग माइंडसेट जो है ये होना चाहिए आपका कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हो रहा है जिसको हम मतलब पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो टेक है ये बढ़िया काम करेगा सोलर और विंड के साथ मिलके, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, ये काफ़ी स्टेडी एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये एवोपरेशन का प्रोसेस तब भी हो रहा होता है जब सूरज नहीं होता है या हवा नहीं चल रही होती। तो समझ रहे हो, यानी कि अगर हम इन तीनों को क्लब कर दें, विंड प्लस एवोपरेशन पावर प्लस विंड पावर, सोलर प्लस विंड पावर प्लस एवोपरेशन पावर, अब ऐसे में क्या होगा, सूरज निकला है तो दोनों काम करेंगे, हवा चल रही है तो तीनों काम करेंगे। अगर मान के चलते ना सूरज भी नहीं निकला है कुछ खास और हवा भी नहीं चल रही, बादल है, तब भी एवोपरेशन का काम चल रहा होगा। तो एवोपरेशन पावर जो होगी ये अल्टीमेट एक तरीके का जॉइंट ऑपरेशन में बड़ा अच्छे से काम करेगी और ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये काफ़ी रिलायबल है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इसका जो ऑपरेशन है काफ़ी स्टेडी एंड प्रेडिक्टेबल है, मतलब बादल आने से या हवा ना चलने से या सूरज के छुप जाने से इसका ऑपरेशन बहुत ही कम अफेक्ट होगा, क्योंकि एवोपरेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। तो ये इसका बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। दूसरा एक साइड बाय साइड इंपैक्ट जो बहुत ही एडवांटेजियस है वो ये है, एक्स्ट्रा बेनिफिट जिसे हम कहेंगे कि वाटर का कंजर्वेशन हो जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी, यूएसए में बहुत बड़े बड़े लेक्स हैं और वो लेक्स क्या होते हैं कि जब गर्मियाँ होती हैं तो ऐसे केस में हॉट एंड ड्राई एटमॉस्फेयर होता है, तो ये लेक्स का पानी जो बहुत तेज़ी से एवोपरेट होता है। अब सूरज की खास बात क्या है, एवोपरेट करवाएगा पानी नदियों से, लेक से, और बारिश क्या होती है, बारिश जाके हो जाती है समुद्र में। तो क्या होता है कई बार ऐसा ये भी देखा गया बारिश कहीं और हो जाती है, तो उससे क्या हो रहा है कि यूएसए में जब गर्मियाँ होती हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है, तो लेक्स जो हो रहे हैं वो सूखने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो प्रोसेस आपको बताया, ऐसा नहीं है कि समुद्र से एवोपरेशन का प्रोसेस होकर बारिश इधर नहीं होती, बट क्या है कि बारिश जब होगी तब होगी, अभी तो लेक सूख रहे हैं ना, क्योंकि अभी तो सूरज उस पूरे एटमॉस्फेयर को ड्राई अप कर रहा है, पूरे लेक को सुखा देगा, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है, ड्राई एटमॉस्फेयर है, तो लेक का पानी तो सूखता जा रहा है ना, तो पानी का लेवल डाउन होता चला जाता है। तो अब इसके लिए क्या करा गया है, अगर मैं यूएसए की बात करता हूँ तो वहाँ पर लेक्स को कवर करा जाता है अलग अलग तरीकों से, बहुत अलग अलग क्रिस्टल्स हो गए, अलग अलग कवरिंग के तरीके हैं, जिससे कि पानी जो है वो सूरज के एवोपरेट जो मतलब सूरज की गर्मी से पानी एवोपरेट होकर गायब ना हो जाए, लेक सूख ना जाए, इसके लिए लेक्स को कवर करा जाता है। तो आप ये सोचो कि ये जो नई रिसर्च है जिसके अंदर हम लोग एवोपरेशन पावर की बात कर रहे हैं, ये इसमें क्या होगा, प्लास्टिक की फिल्म्स हम लोग लेक्स पे डाल देंगे, तो ना केवल ये एवोपरेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे कि भाई पानी एवोपरेट ना हो ज़्यादा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा बिजली बनेगी, तो एक कवर का भी काम करेंगे ताकि पानी हमारा जो लेक्स हैं वो ड्राई अप ना हो जाए, तो एक शेड का काम भी करेंगे रिजर्वायर के लिए। ठीक है, और एवोपरेशन के लॉसेस को रिड्यूस करेंगे, साथ ही साथ क्या होगा, एक्स्ट्रा पावर भी बचाएंगे। तो ये जो होगा, ये वाटर का जो लेवल कम हो जाता है रिजर्वायर्स का और ड्राई एरियाज में, तो पानी को रोकने का भी काम करेंगे, सेव करने का काम करेंगे। तो ये डबल कह सकते हो बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं कि ये अभी तक धरातल पे नहीं उतर पाई टेक्नोलॉजी, उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। जैसे सबसे पहले अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, क्यों, क्योंकि भैया जो अभी डिवाइसेस हैं वो छोटी डिवाइसेस पे ही बनाया गया है, और स्केल अप करने के लिए अभी यहाँ पर स्केल अप करना कि मतलब पूरे शहर को चला सकें वो थोड़ा सा टफ काम है। दूसरी बात, मटेरियल जैसे कि बैक्टीरियल स्पोर्स जो होंगे ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, भले ही बल्क में मिलते हैं, पर ये जो आप शीट पे इनको
पूरी शीट तैयार करी जा रही प्लास्टिक की, इट इज़ अ टाइम टेकिंग एंड अ एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो भाई इंजीनियर्स को कुछ चीपर अल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा कि अगर हम लोग इसकी जगह क्या करते हैं, अगर हम बैक्टीरिया स्पोर्स की जगह क्या करते हैं कि कुछ और अल्टरनेटिव निकाल सकें जो कि पानी की ह्यूमिडिटी जो है, जैसे हाइड्रोजेल एक बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। हाइड्रोजेल से भी ये काम करा जा सकता है, जो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्व करेंगे और उसके बाद जो ह्यूमिडिटी को वाटर कंटेंट को रिलीज करेंगे और उसी प्रोसेस में वो श्रिंक होंगे और एक्सपेंड होंगे। तो ये एक हाइड्रोजेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसके ऊपर काम चल रहा है। साथ ही साथ लेक की अगर हम बात करते हैं, लार्ज लेक को, तो ये जो डिवाइस है वो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये इकोसिस्टम को अफेक्ट करती है, क्योंकि अगर आप इससे लेक को कवर करोगे तो डेफिनेटली इकोसिस्टम अफेक्ट होगा वाटर का। और इसके ऊपर रिसर्च अभी करनी बाकी है कि क्या ये वाइल्ड लाइफ के लिए सेफ है, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी एफिशिएंसी के ऊपर काम करा जा रहा है, ताकि ये जो इंजन हमने बनाया है इसको हम रियल वर्ल्ड में अभी टेस्ट करना बाकी रह गया है। और फंडिंग की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी यूएस की जो नई सरकार है वो इसको कुछ खास फंड नहीं कर रही, तो अभी भी इसको समय साल लग सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं इसकी वजह से रिसर्च अभी रुकी हुई है, बट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये रिसर्च हमें धरातल पे देखने को मिले। कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का लेक्चर, और ये जो आज का मैंने आपको आइडिया शेयर करा, ये आइडिया आपको कैसा लगा। कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और नए वीडियोस में नए आइडिया के ऊपर बात करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो सुपर प्राइम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं कि इस तरीके के आर्टिकल्स, इस तरीके की रिसर्च हो रही है, जिससे कि हमारे इंडिया में भी जो लोग हैं वो इंस्पायर होकर इस तरीके की रिसर्च कर सकें। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।